सविता की शादी न होने की वजह से घर के सभी लोग दुखी हो जाते हैं, पर गीता दुखी होने के बजाय उल्टे खरी खोटी सुनाने लगती है। दहेज नहीं ले रहे हैं, अच्छा लड़का है, फलाना ठिकाना। बबीता कहती है भाभी चुप हो जाइए, क्यों जले पर नमक छिड़क रही हैं आप तो अपनी है, कम से कम आप तो ताना मत मारिए। गीता टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहती है मैंने ऐसा कौन सा ताना मार दिया, जो सच्चाई है वही बोल रही हूँ। रात में अजय और मीरा अपने बरामदे में बैठकर दुख के आंसू बहा रहे थे। मीरा अजय से कहती है इस तरह से रोने से क्या होगा, आप कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या किया जा सकता है। अगर यह विवाह नहीं हुआ तो गांव समाज में हमारा बहुत मजाक बनेगा। अजय कहता है तुम ही बताओ क्या उपाय करूं। अगर मैं समधी जी की बात मानता हूं तो उनके गूंगे बेटे के साथ बबीता का विवाह कराना पड़ेगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो बबीता की जिंदगी खराब हो जाएगी, और अगर बात नहीं मानूंगा तो सविता का विवाह टूट जाएगा, तो सविता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इतना अभागा हूँ कि अपनी बहनों के लिए एक ढंग का रिश्ता भी नहीं ढूंढ पाया। बबीता अपने भैया और भाभी की सारी बातें सुन लेती है और यह फैसला करती है कि अपने परिवार की इज्जत और अपनी बहन का घर बसाने के लिए मुझे बलिदान देना होगा। मुझे गूंगे लड़के से शादी करनी ही होगी। वह अपने दोनों भाइयों से कह देती है कि वह उस गूंगे लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। दोनों भाई बबीता को समझाते हैं कि तुम्हें गूंगे लड़के से विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान चाहेंगे तो तुम दोनों के लिए दूसरा अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। बबीता कहती है भैया 2 दिन के समय में कहां से अच्छा रिश्ता मिलेगा, और जो रिश्तेदारी में न्योता बढ़ चुका है उसका क्या होगा। विजय कहता है कुछ भी हो पर तुम्हारा विवाह उस गूंगे लड़के के साथ नहीं होगा। बबीता अपने दोनों भाइयों को समझाते हुए कहती है भैया क्या गूंगा आदमी इंसान नहीं होता। तभी गीता के मन में कोई खुरापाती आइडिया आता है और वह बबीता का पक्ष लेने लगती है। फिर भी विजय इसका विरोध करता है तो गीता उसे कमरे में लेकर जाती है और वह विजय से कहती है जब बबीता गूंगे लड़के से शादी करने के लिए तैयार है तो आप बीच में अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। विजय कहता है तुम कुछ भी बोल रही हो, यह बताओ गूंगे से शादी करने में कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है और गांव के लोग क्या कहेंगे। गीता कहती है अगर आप शादी कैंसिल कर देंगे तब भी तो गांव के लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही है कहना, लेकिन आप वह काम कीजिए जिसमें हमारा फायदा हो। विजय कहता है इसमें हम लोगों का क्या फायदा है। गीता कहती है आपके दिमाग में तो गोबर भरा है, आपको मास्टर किसने बना दिया। दोनों बहनों का विवाह एक ही मंडप में हो जाएगा तो हम लोगों का पैसा बच जाएगा। अपना फायदा देखकर विजय भी शादी के लिए हाँ कर देता है। सविता बबीता को समझाती है तुम यह विवाह मत करो। बबीता कहती है दीदी वह सिर्फ गूंगा है लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार है। सविता कहती है अगर ऐसा है तो मैं उससे शादी कर लेती हूँ और तुम छोटे वाले से कर लेना। बबीता कहती है दीदी आप एक कैसी बातें कर रही हैं, आप दोनों का नाम एक दूसरे से जुड़ गया है, शादी के कार्ड पर आप दोनों का नाम छप गया है, उनके दिल में आप और आपके दिल में वह बस गए हैं। वह हमारे जीजा है इसलिए मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, उनकी शादी सिर्फ आपसे ही होगी। लेकिन फिर भी अजय इस शादी के लिए राजी नहीं था, पर सविता और बबीता दोनों के कहने पर वह समधी जी को फोन करके शादी के लिए हाँ कर देता है। बारात आती है और दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में हो जाती है, लेकिन उनकी विदाई के तुरंत बाद ही विजय की बेटी सालू की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर साहब विजय को बताते हैं आपकी बच्ची के दिल में छेद है। यह सुनकर विजय और गीता बिल्कुल घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं आप लोग घबराइए मत, दवाइयाँ चलेंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाइयाँ महंगी पड़ेंगी और पैसे भी लगेंगे। आपको हर हफ्ते बच्ची को लाकर चेकअप करवाना पड़ेगा, अगर वह दवाइयों से ठीक नहीं हुई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इधर सविता और बबीता की मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो जाती है। उनकी सास उनसे कहती है बेटी अब मेरी उम्र हो गई है, अब तुम दोनों को ही यह घर संभालना होगा। सविता और बबीता कहती हैं अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगी, आप बस आराम कीजिए। सास बबीता से पूछती है बेटी मेरी तो मजबूरी थी, मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही थी इसलिए राकेश के बाबूजी ने शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुमने बिना बोलने वाले लड़के से शादी कर ली। बबीता अपनी सास को सारी बातें बता देती है कि कैसे वह इस शादी के लिए राजी हुई। कमरे में जाने के बाद बबीता को एक गुलदस्ते के साथ एक पत्र मिलता है जिस पर लिखा था डियर बबीता मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मेरी शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भी कभी शादी होगी, परंतु तुमने मुझे अपनाया, मुझसे शादी की, इसके लिए मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। मुझे समझ आ गया है कि तुम जितनी सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा मन सुंदर है। तुमने अपने भाई और अपनी बहन के लिए अपने सपनों का बलिदान देकर मुझे जैसे गूंगे से शादी की, जिससे तुम्हारी इज्जत हमारे दिल में और बढ़ गई। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया बबीता। बबीता यह पत्र पढ़कर खुश हो जाती है और समझ जाती है कि उसने सही लड़के से शादी की है। सविता और बबीता के हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट खाना
खाना खाकर ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। सविता और बबीता के अपने ससुराल में दिन अच्छे से बीतने लगते हैं। एक दिन बबीता के पति राकेश को बीएससी ऑफिस में बड़े बाबू के पद पर नौकरी भी मिल जाती है। यह बात अजय को भी पता चल जाती है और वह यह खुशखबरी मीरा को भी बता देता है। मीरा खुशी खुशी यह बात विजय और गीता को भी बताती है। गीता उदास मन से कहती है, खुशी की बात है तो आप लोग खुशी मनाइए। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपनी बच्ची को अस्पताल लेकर जा रही हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी मीरा के सामने गीता की अकड़ पहले जैसी ही थी, लेकिन यह बात अजय और मीरा को बिल्कुल भी पता नहीं थी कि सालू के दिल में छेद है। गाँव में भी बबीता के पति की नौकरी के चर्चे होने लगते हैं। एक दिन मीरा अजय से कहती है, सविता और बबीता को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, आप 1-2 दिन के लिए उन्हें विदा करके ले आइए। अगले दिन अजय जाता है और अपनी दोनों बहनों की विदाई कराकर उन्हें ले आता है। बहुत देर तक मीरा से बातचीत करने के बाद सविता और बबीता अपनी बड़ी भाभी से कहती हैं, देख रही हैं भाभी, हमें आए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन छोटी भाभी हमसे मिलने भी नहीं आई। ससुराल गए हुए भी हमें कितना समय बीत गया, लेकिन उन्होंने फोन करके हमारा हालचाल तक नहीं लिया। छोटे भैया को भी हमारी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए हम लोग भी उनसे मिलने नहीं जाएंगी। लेकिन मीरा के समझाने पर वे अपनी छोटी भाभी से मिल लेती हैं और सालू का हाल चाल भी पूछ लेती हैं। फिर भी उन्हें यह पता नहीं चल पाता है कि सालू के दिल में छेद है। वे अपनी बड़ी भाभी के साथ अपने ससुराल और सास के बारे में खूब बातचीत करती हैं और अगले दिन वापस अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। इधर डॉक्टर साहब विजय से कहते हैं, मैंने बहुत कोशिश की कि आपकी बच्ची को दवा से आराम मिल जाए, पर अब ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। विजय और गीता कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ भी करके हमारी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं भर्ती तो कर लूंगा, लेकिन उसके लिए 25 लाख रुपए लगेंगे। दोनों सोचने लगते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। गीता कहती है, आपने मेरे नाम से जो जमीन खरीदी थी उसे बेच दीजिए। विजय वह जमीन बेच देता है, लेकिन जमीन के पैसों से सिर्फ 15 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाते हैं और इतने पैसे इलाज के लिए काफी नहीं थे। सालू की बीमारी का पता चलने के बाद अजय और मीरा भी बहुत दुखी हो जाते हैं। मीरा कहती है, अगर इन लोगों ने हमें पहले बताया होता तो हम लोग भी पैसों का कुछ जुगाड़ कर पाते। यह कैसा परिवार है, इतनी बड़ी समस्या है और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अजय यह बात सविता और बबीता को भी बता देता है, जिससे दोनों बहुत दुखी हो जाती है। सविता और बबीता के ससुर और पति कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, हम सब मिलकर पैसों का इंतजाम कर देंगे, तुम लोग अस्पताल जाओ। अजय और मीरा भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। विजय अपने भैया से रोते हुए कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। डॉक्टर ने सालू के इलाज के लिए 25 से 30 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है। मैंने अपना खेत बेच दिया, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ। अजय विजय से कहता है, पगले तुम मायूस मत हो, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम मेरे हिस्से का खेत भी बेच दो और सालू की जान बचा लो। विजय कहता है, भैया मैं किसी तरह से नौकरी करके अपने परिवार को चला लूंगा, लेकिन आपका खेत आपके परिवार के जीने का आधार है। अजय कहता है, पगले परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, तुम भी मेरा परिवार हो और बिटिया सालू भी मेरा परिवार है, उसकी जान बचाना जरूरी है, तुम खेत बेच दो। विजय कहता है, भैया मैं आपका खेत बेच दूं तब भी पैसा पूरा नहीं हो पाएगा। यह सुनकर मीरा अजय से कहती है, मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ कुछ गहना है, उसे भी बेच दीजिए, लेकिन सालू की जान बचा लीजिए। अजय और मीरा का यह निस्वार्थ प्यार देखकर गीता को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह अपना हाथ अपने सिर पर पटकने लगती है। डॉक्टर साहब कहते हैं, आप लोग जल्दी से पैसों का इंतजाम कीजिए, मरीज की हालत ठीक नहीं है, अगर देर करेंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह सुनकर विजय और गीता फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी सविता और बबीता भी आ जाती हैं। वे गीता को चुप कराते हुए कहती हैं, चुप हो जाइए भाभी, सालू को कुछ भी नहीं होगा। गीता कहती है, मैंने तुम दोनों का कभी सम्मान नहीं किया, कभी तुम लोगों को अपनी बेटियों की तरह नहीं देखा, इसलिए आज भगवान मुझसे मेरी बेटी छीन रहे हैं। सविता और बबीता के पतियों ने पैसों का इंतजाम कर दिया था। बबीता वे पैसे विजय को देकर कहती है, जाइए भैया सालू का इलाज करवाइए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कहते हैं, ऑपरेशन सफल रहा और आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, कुछ देर में आप लोग उससे मिल सकते हैं। अजय विजय से कहता है, क्यों घबरा रहे थे, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक हो गया। गीता हाथ जोड़कर सविता और बबीता से कहती है, तुम लोग मेरी बेटी की जिंदगी में भगवान बनकर आई हो, तुम लोगों का यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सविता और बबीता कहती हैं, भाभी हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। विजय रोते हुए कहता है, आज तक मैं यही सोच रहा था कि पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज पता चला कि सबसे बड़ा तो परिवार होता है। वह हाथ जोड़कर सविता और बबीता से कहता है, मैं तुम लोगों का गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। बबीता कहती है, भैया आप यह क्या कर रहे हैं, आप हम दोनों के भाई हैं और कोई भी बहन अपने भाई को मजबूर नहीं देख सकती, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, क्योंकि सभी बहनें अपने भाई से बहुत प्यार करती है।
हैं। सविता भी कहती है भैया हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। सभी सालू को लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन जब मीरा अपने घर में प्रवेश करती है तो गीता उसका पैर पकड़कर रोने लगती है और कहती है दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से आप इस कच्चे घर में नहीं रहेंगे, आप लोग अब पक्के घर में रहेंगे। विजय भी अपने भैया अजय का पैर छूकर माफी मांगता है और कहता है मैंने आपके साथ छल किया है, अपने देवता जैसे भाई के साथ छल किया है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका गुनाहगार हूँ, मुझे सजा दीजिए। अजय रोते हुए कहता है नहीं पगले, तू मेरा भाई है और मैं अपने भाई को सजा देना तो दूर उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। छोटा भाई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, बड़े भाई के लिए वह शरारत ही होती है, शरारत करने का तुम्हें अधिकार है, घर में यह सब होता रहता है, बड़ा भाई छोटे भाई को सजा नहीं प्यार देता है। मीरा भी गीता से कहती है पगली, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तुमने अपनी गलती मान ली है, अब तुम दोष मुक्त हो गई हो। विजय अजय से कहता है भैया अब आप अलग नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे ताकि मैं आपकी सेवा करके अपना पाप धो सकूं। अजय कहता है पगले, मैंने तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं किया, तुम हमेशा से मेरे दिल में बसे हो। दोनों भाई आपस में गले मिलकर रोने लगते हैं। विजय और गीता घर में प्रवेश से पहले अजय और मीरा का पैर धोते हैं और फिर पूरा परिवार दोबारा से एक साथ हो जाता है। इस भोजपुरी मूवी की स्टोरी आपको हिंदी में कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।